फ्रेंड्स, पिछली क्लास में मैंने आपको एंजाइम की क्रिया विधि के बारे में बताया था और काफी डिटेल में उसको बताया गया था। आज अपन यहाँ पर एंजाइम के नामकरण की पद्धति के बारे में पढ़ेंगे, जिसको नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम्स कहते हैं। ठीक है, इस पद्धति के आधार पर एंजाइम्स का नामकरण किया जाता है। किसका नामकरण कर रहे होते हैं? एंजाइम्स का। कौन सी पद्धति के आधार पर? नोमेनक्लेचर के आधार पर। ठीक है, ओके। अब देखिए, इस पद्धति के आधार पर हम दो चीजें यहां पर करते हैं। एक तो एंजाइम के लिए नाम दे रहे होते हैं, दूसरा हम एंजाइम के नामकरण की पद्धति के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, देखिए, इस पद्धति के आधार पर अगर हम हिंदी में इसको बताएं तो इसको कहा जाता है एंजाइमों की नामकरण की पद्धति। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि एंजाइम को हम जो नाम दे रहे होते हैं कि सिस्टम के द्वारा, उसे हम क्या कह रहे होते हैं? नामकरण की पद्धति। ठीक है, इस पद्धति के आधार पर हम एंजाइम्स का नामकरण उनके द्वारा क्रियाधारों के आधार पर अथवा उनके द्वारा प्रेरित क्रिया के प्रकार के आधार पर करते हैं। ठीक है, किसके आधार पर करते हैं? क्रिया के प्रकार के आधार पर करते हैं। ठीक, अर्थात इसका अर्थ ये हुआ कि जब हम एंजाइमों का नामकरण कर रहे होते हैं तो एक तो क्रियाधार को आधार मानते हैं और दूसरा एंजाइम के द्वारा उत्प्रेरित होने वाली क्रियाओं को आधार मानते हैं। इन दो आधार पर हम एंजाइम्स का नोमेनक्लेचर करते हैं। क्या करते हैं? एंजाइम का नोमेनक्लेचर कर रहे होते हैं। ठीक है, ओके। इसके बाद देखिए, एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था ड्यूक्लॉक्स, LAUX, 1883 के अनुसार एंजाइम के नामकरण के दौरान एंजाइम के नाम का अंत ASE एज लगाकर कर देते हैं। क्या करते हैं? एंजाइम के अंत में क्या लगा दिया जाता है? ASE एज। ठीक है, और फिर वो किसका काम करना शुरू कर देता है? एंजाइम का कार्य करना शुरू कर देता है। किसका कार्य? एंजाइम का कार्य। ठीक है ना, ओके। अब देखिए, यहां पर एंजाइम के नोमेनक्लेचर की दो पद्धतियां हैं, दो सिस्टम हैं। ठीक है, एक सिस्टम क्या है? नंबर 1, जिसे हम ऑन द बेसिस ऑफ सबस्ट्रेट कहते हैं। इसका मतलब होता है क्रियाधारों के आधार पर, क्रियाधारों के आधार पर। ठीक है, और दूसरा जो पद्धति होती है, सिस्टम होता है नोमेनक्लेचर का, उसे हम कह रहे होते हैं ऑन द
बेसिस ऑफ केमिकल रिएक्शन, इसको लिखते हैं रासायनिक अभिक्रिया के आधार पर। कौन सी क्रिया के आधार पर? रासायनिक अभिक्रिया के आधार पर। ठीक है, इसका मतलब नॉमेनक्लेचर के दो सिस्टम हो गए। एक सिस्टम क्या है, किस आधार पर हम एंजाइम को नाम दे रहे होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ सबस्टेट, और दूसरा किस आधार पर हम एंजाइम को नाम दे रहे होते हैं, रासायनिक अभिक्रिया के आधार पर। ठीक है, पहला देखिए यहां पर ऑन द बेसिस ऑफ सबस्टेट। इस पद्धति के अनुसार एंजाइम्स का नामकरण क्रियाधार के अंत में या क्रियाधार के नाम के अंत में इज लगाकर उस एंजाइम का नाम बना देते हैं या उस एंजाइम का नाम बन जाता है। ठीक है, अर्थात हमने क्रियाधार या सबस्टेट के नाम के अंत में किसको जोड़ दिया, ASE, एज। ठीक है, तब वह उस एंजाइम का नाम बन जाता है। ओके, ठीक है, अब जब ये एंजाइम का नाम बन जाएगा तो एंजाइम ये किस पर काम करेगा, इस क्रियाधार के ऊपर ही काम करेगा। अर्थात ये एंजाइम इस क्रियाधार के ऊपर क्रिया करता है। ठीक है, ओके, नोट कर लेना, दोबारा समझ लीजिए। ये जो सिस्टम है ऑन द बेसिस ऑफ सबस्टेट, अर्थात क्रियाधार के आधार पर एंजाइम का नामकरण, इसमें हम क्या करते हैं, इस पद्धति के अनुसार, इस पद्धति के आधार पर क्रियाधार के नाम के अंत में या सबस्टेट के नाम के अंत में ASE लगा देते हैं, जिससे वह किसमें परिवर्तित हो जाता है, एंजाइम में, और फिर वो एंजाइम उसी क्रियाधार के ऊपर क्या करता है, क्रिया करता है। ठीक है, से फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप यहां पर एक नाम दे सकते हो, माल्टेज, लैक्टेज, लाइपेज। ये मैंने यहां पर एग्जाम्पल में 3 एंजाइम दिए हैं, माल्टेज, लैक्टेज और लाइपेज। सभी में आप देखिए लास्ट में क्या लगा हुआ है, ASE, एज, सभी में लगा हुआ, तीनों में। माल्टेज और लैक्टेज किस पर क्रिया करते हैं, शुगर पर। शुगर मीन्स शर्करा। ठीक है, अर्थात इनका जो आधार होगा, क्रियाधार होगा, वो क्या होगा, दोनों का, माल्टेज का माल्टोज होगा और लैक्टेज का क्या होगा, लैक्टोज होगा। ठीक है, माल्टोज क्रियाधार है, इसके अंत में हमने यहां पर क्या जोड़ा था, ASE, किसमें बदल गया, माल्टेज, लैक्टेज। ठीक है, इसी प्रकार से लाइपेज किस पर क्रिया करेगा, फैट पर या लिपिड्स पर। किस पर क्रिया करता है, फैट्स या लिपिड्स। ठीक है, और ये जो लाइपेज है, इसको अगर हम देखेंगे तो किसके ऊपर क्रिया कर रहा है, लिपिड्स या वसा के ऊपर क्रिया कर रहा होता है। आप चाहो तो फैट्स भी कह सकते हो। जितनी भी चिकनी चीजें होती हैं, ऑयल हो सकता है, चर्बी हो सकती है, इन सब के ऊपर क्रिया कौन करेगा, लाइपेज कर रहा होता है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हम यहाँ पर दे सकते हैं। ठीक है, तो ये कौन सा वाला सिस्टम या पद्धति पूरा हुआ,
ऑन द बेसिस ऑफ सबस्ट्रेट, अर्थात यहां पर हमने एंजाइम का नॉमेनक्लेचर किसके आधार पर किया है, ऑन द बेसिस ऑफ सबस्ट्रेट अर्थात क्रियाधार के आधार पर। ठीक है, इसके बाद सेकंड क्या बताया गया था, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल रिएक्शंस, जिसे हम क्या बोल सकते हैं, रासायनिक अभिक्रिया के आधार पर, इसको बोला जाता है ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, इस पद्धति के अनुसार हम एंजाइम्स के नामकरण की क्रिया एंजाइम्स के द्वारा उत्प्रेरित होने वाली अभिक्रियाओं के आधार पर करते हैं। ठीक है, किस आधार पर एंजाइम का नाम दे रहे होते हैं, एंजाइम के द्वारा उत्प्रेरित होने वाली अभिक्रियाओं के आधार पर। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में मैंने यहां पर एक नाम दे दिया हाइड्रोलेज, या हाइड्रोलिसिस कह दीजिए, कार्बोक्सिलेज, ऑक्सीडेज, रिडक्टेज, या डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है, ये एग्जाम्पल मैंने इसलिए दिया कि यहां पर नाम आप किस आधार पर दे रहे हो, रासायनिक अभिक्रिया के आधार पर। हाइड्रोलिसिस ग्रुप के जितने भी एंजाइम्स हैं जल अपघटन में काम आ रहे होते हैं। कार्बोक्सिलेज क्या करेगा, CO2 को रिमूव करेगा। ऑक्सीडेज क्या करेगा, ऑक्सीकरण में भाग लेगा। रिडक्टेज क्या करेगा, अपचयन क्रियाओं में भाग लेगा। ठीक है, डिहाइड्रोजिनेज क्या करेगा, क्या नाम है, डिहाइड्रोजिनेशन क्रिया में भाग लेगा, या हम उसको कह रहे होते हैं हाइड्रोजन को रिमूव करने के लिए काम ले रहा होता है, भाग ले रहा होता है। ठीक है, तो यहां पर हमने जो एंजाइम का नाम दिया है वो किस आधार पर दिया है, रासायनिक अभिक्रिया के आधार पर। ठीक है, पहली पद्धति में हमने नाम किस आधार पर दिया था, क्रियाधार के नाम के अंत में ASE या एज जोड़ करके किसमें चेंज हुआ था, वो एंजाइम्स में। अर्थात हम इन दो पद्धति के आधार पर एंजाइम्स का नामकरण करते हैं या एंजाइम्स को नाम दे देते हैं। ठीक है, ओके। अब देखिए इसके पश्चात कुछ एंजाइम्स ऐसे भी होते हैं जिनके नामकरण के लिए हमें क्रियाधार को भी आधार मानना पड़ता है। किसको आधार मानना पड़ता है, क्रियाधार को भी, और क्रियाधार के द्वारा एंजाइम के द्वारा उत्प्रेरित होने पर जो क्रियाएं होती हैं, इन क्रियाओं को भी हम क्या मानते हैं, यहां पर आधार मानते हैं। अर्थात हम क्रियाधार तथा क्रिया दोनों के आधार पर, इसके आधार पर, दोनों के आधार पर एंजाइम्स का नामकरण करते हैं। ठीक है, अभी तो मैंने क्या बताया था, एंजाइम का नामकरण ऑन द बेसिस ऑफ सबस्ट्रेट। दूसरा पॉइंट क्या बताया था, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल रिएक्शंस। लेकिन यहां पर मैंने क्या बोला आगे, कुछ एंजाइम्स ऐसे भी होते हैं जिनका नामकरण क्रियाधार और किस आधार पर, अभिक्रिया, उनके द्वारा उत्प्रेरित होने वाली क्रियाएं, इन दोनों को आधार मानते हुए नामकरण करते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल है, सपोज करिए यहां पर मैंने एग्जाम्पल दिया एन ग्लूटामिक डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है, नोट करते जाना, एन ग्लूटामिक डिहाइड्रोजिनेज। यहां पर ये जो ग्लूटामिक है इसका हम नाम दे रहे होते हैं एन ग्लूटामिक एसिड। क्या नाम देते हैं, एन ग्लूटामिक एसिड। ये यहां पर किसका काम कर रहा है, क्रियाधार का।
अर्थात इसको हम क्या कह देंगे, क्रियाधार कह देंगे, सबस्ट्रेट कह देंगे। और मैंने आपको पहले भी बताया सबस्ट्रेट किसको कहा जाता है, वे आधारीय पदार्थ जिनके ऊपर एंजाइम्स क्रिया करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, आधारीय पदार्थ, सबस्ट्रेट, या उन्हीं को हम क्या कह रहे होते हैं, क्रियाधार, या उनको ही हम क्या कह रहे होते हैं, क्रियाकारक। ठीक है। दूसरा डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है, ये कौन सी क्रिया को प्रेरित कर रहा है, डिहाइड्रोजिनेशन। किसको प्रेरित कर रहा है, डिहाइड्रोजिनेशन। ठीक है ना। तो यहां पर देखिए क्रियाधार को भी आधार माना गया और किसको आधार माना गया है, क्रियाओं को, अर्थात यहां पर दोनों को आधार माना गया है। ठीक है। दोनों को आधार मानते हुए यहां पर हमने किसका, एंजाइम्स का नामकरण किया है, लेकिन ऐसे एंजाइम्स कुछ ही होते हैं। ठीक है। जबकि हम अधिकांश एंजाइम का नामकरण किस आधार पर करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ सबस्ट्रेट, और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ओके, समझ में आ गया, नोट कर लेना बेटा अच्छी तरह से। ठीक। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक, यहां पर है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स, इसको हम बोलते हैं हिंदी में एंजाइम का वर्गीकरण या एंजाइमों का वर्गीकरण। ठीक है। इसके लिए देखिए एक IUB, इसको अंग्रेजी में पूरा नाम दे रहे होते हैं इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री, अंतरराष्ट्रीय, इंटरनेशनल हो गया, यूनियन संघ हो गया, ऑफ बायोकेमिस्ट्री, जैव रसायन, अर्थात इसका नाम क्या होगा, अंतरराष्ट्रीय जैव रसायन संघ। ठीक है। IUB के अनुसार एंजाइम के वर्गीकरण के लिए बताया गया कि समग्र औपचारिक अभिक्रिया समीकरण, अभिक्रिया समीकरण का उपयोग किया जाना चाहिए। IUB ने ये यहां सजेस्ट किया। ठीक है। ऑल ओवर फॉर्मल रिएक्शन इक्वेशन, लेकिन एंजाइम कमीशन ने क्या किया, एंजाइम को क्लासिफाइड कर दिया इनटू 6 क्लासेस। कितने वर्गों में, 6 वर्गों में। कितने वर्गों में क्लासिफाइड किया, 6 वर्गों में। किसने किया, एंजाइम कमीशन। ठीक है। और तथा प्रत्येक एंजाइम को एक कोड दिया गया जिसको EC या क्या नाम दिया गया, एंजाइम कोड। क्या नाम दिया गया, एंजाइम कोड। ठीक है। अर्थात इस आधार पर एंजाइम कमीशन ने एंजाइम्स को क्लासिफाइड कर दिया, वर्गीकृत कर दिया, कितने वर्गों में, 6 वर्गों में। ठीक है। अब हम यहां पर 1 by 1 वर्ग को एक्सप्लेन कर सकते हैं, जिसमें पहला वर्ग है ऑक्सीडो रिडक्टेज। ठीक है। एंजाइम की क्लासिफिकेशन के बाद पहला जो क्लास है या पहला जो वर्ग है क्या है, ऑक्सीडो रिडक्टेज। इस वर्ग में उन एंजाइम को सम्मिलित किया जाता है या वे सारे एंजाइम इस वर्ग में सम्मिलित होते हैं जो ऑक्सीकरण एवं आपको चयन अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ठीक है। ये जो एंजाइम का ग्रुप है या एंजाइम की क्लास है, ये एंजाइम क्या करते हैं,
ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाओं को इंड्यूस करते हैं, उत्प्रेरित करते हैं, ठीक है ना। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि इन एंजाइम्स के द्वारा क्रियाधार से, किससे, क्रियाधार या जटिल से या तो इलेक्ट्रॉन या फिर इलेक्ट्रॉन्स नहीं लिखना चाहो तो हाइड्रोजन, ठीक है। इनमें से क्रियाधार से इलेक्ट्रॉन को या हाइड्रोजन को हटाकर अथवा जोड़कर, ठीक है, क्या करेंगे क्रियाधार से, ये क्या नाम है, ऑक्सीजन रिडक्टेज, या तो इलेक्ट्रॉन अथवा हाइड्रोजन को हटाएंगे अथवा जोड़ देंगे, ठीक है। तब इन क्रियाओं को हम क्या नाम दे रहे होते हैं, ऑक्सीकरण तथा अपचयन। जब क्रिया कारक से हाइड्रोजन या इलेक्ट्रॉन को हटाया जाता है तो ये क्रिया क्या कहलाती है, ऑक्सीकरण, और जब वहां पर उसको जोड़ा जाता है तो ये क्रिया क्या कहला रही होती है, अपचयन, ठीक है। एग्जाम्पल में क्या बताओगे, एग्जाम्पल में साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, ये किसमें भाग लेगा, ऑक्सीकरण में। दूसरा एग्जाम्पल क्या दे सकते हो, रिडक्टेज, कौन सा दे सकते हो, रिडक्टेज, ये किसमें भाग लेगा, रिडक्शन में, ठीक है। समझ में आ गई बात, क्या बताया था मैंने, इस वर्ग के अंदर भी सभी एंजाइम सम्मिलित होते हैं जो ऑक्सीकरण एवं अपचयन अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं, तथा ये एंजाइम क्रियाधार से इलेक्ट्रॉन अथवा हाइड्रोजन को हटाकर अथवा जोड़कर ऑक्सीकरण अथवा अपचयन करते हैं। इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडो रिडक्टेज। से फॉर एग्जांपल साइटोक्रोम ऑक्सीडेज और रिडक्टेज। अगर आप साइटोक्रोम भूल भी जाते हो तो ऑक्सीडेज लिख सकते हो, दैट इज सफिशिएंट, ठीक है। दूसरा क्या लिखा जा सकता है, रिडक्टेज। अगर ये भी याद नहीं रहता तो एक सिंपल नाम बता देता हूं, अधिकतर एल्कोहल लोग याद रखते हैं, तो यहां पर हम एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज भी लिख सकते हैं, ठीक है, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। तो इनमें से कोई भी एग्जांपल आप लिख सकते हो, किसके लिए, ऑक्सीडो रिडक्टेज, ठीक है। सेकंड जो क्लास है या ग्रुप है उसे नाम दिया जाता है ट्रांसफरेजेस। क्या नाम दे देंगे, ट्रांसफरेजेस, ठीक है। इस वर्ग के अंतर्गत वे एंजाइम्स आते हैं जो क्रियाधार से हाइड्रोजन के अतिरिक्त किसी भी मूलक या समूह को एक क्रियाधार से दूसरे में स्थानांतरण करते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। देखिए ट्रांसफरेजेस लिखा हुआ है, नाम से भी हमें पता लग जाता है। क्या बताया था मैंने कि इस समूह में या वर्ग में जो एंजाइम्स आते हैं या सम्मिलित होते हैं वो क्या करते हैं, क्रियाधार से किसी मूलक को या समूह को, हाइड्रोजन के अतिरिक्त, हाइड्रोजन को नहीं वो छेड़ते बिल्कुल, या तो कोई समूह लेंगे या कोई मूलक ले लेंगे, उसको एक क्रियाधार से क्या कर देंगे, दूसरे क्रियाधार में ट्रांसफर कर देते हैं या उसका स्थानांतरण कर देते हैं। इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, ट्रांसफरेजेस। और जो स्थानांतरित समूह होते हैं, कौन से समूह, स्थानांतरित, अर्थात एक क्रियाधार से जो दूसरे क्रियाधार में चेंज हुए हैं, इन स्थानांतरित समूह को या तो हम अमीन कह सकते हैं
या फिर फॉस्फेटेजेस कह सकते हैं, या फॉस्फेट, या फिर कीटोन नाम दे सकते हो। ये सारे कौन से समूह हैं? स्थानांतरित। या थायोल कहा जा सकता है, या मिथाइल कहा जा सकता है। ये सारे कौन से समूह होते हैं? स्थानांतरित होने वाले समूह होते हैं। ठीक है, कौन से समूह? जो स्थानांतरित होते हैं किसके द्वारा? ट्रांसफरेजेस के द्वारा। ठीक है, अब अगर आप इनका एग्जाम्पल देना चाहते हो तो जैसे मैंने यहां पर एग्जाम्पल दे दिया ट्रांस एमीन्स, दूसरा नाम दे दिया ट्रांस फॉस्फेट, फॉस्फेटेजेस। ठीक है, अब इसमें देखिए किसको चेंज किया गया है? एमीन्स को, और इसमें किसको चेंज किया गया है? फॉस्फेट को। ठीक है ना, तो ये स्थानांतरण हो गया। कौन से समूह आ गया? एमीन समूह आ गया, फॉस्फेट समूह आ गया। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखिए आप फोर है, थर्ड नंबर आएगा, जिसको हम नाम दे रहे होते हैं हाइड्रोलिसिस। क्या नाम दे देंगे? हाइड्रोलिसिस। ठीक है, इस समूह या वर्ग में वे एंजाइम्स आते हैं जो या तो जल के अणुओं को जोड़ने या निकालने की अभिक्रियाओं को प्रेरित करते हैं। अभिक्रियाओं को प्रेरित करते हैं। ठीक है, अर्थात इस समूह में आने वाले एंजाइम्स का काम क्या होगा कि या तो क्रियाधार से जल के अणुओं को जोड़ेगा, जोड़ने का काम करेगा, या उससे निकालने का काम करेगा। अर्थात जल के अणुओं को जोड़ने एवं निकालने से संबंधित अभिक्रियाओं को प्रेरित किया जाता है। किसके द्वारा? हाइड्रोलिसिस के द्वारा। ठीक है, सभी प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं में जल के अणुओं को जोड़ने की क्रिया किसकी उपस्थिति में होती है? हाइड्रोनेजेज। कौन से एंजाइम की उपस्थिति में? हाइड्रोनेजेज एंजाइम की उपस्थिति में। ठीक है ना, इसीलिए जो बृहत अणु होते हैं उन्हें जल के संयोजन के द्वारा छोटे छोटे अणुओं में तोड़ दिया जाता है। कौन से अणुओं में? छोटे छोटे अणुओं में तोड़ दिया जाता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल यदि आपको बताना है तो यहां पर मैं एक नाम दे देता हूं, कार्बोहाइड्रेट। ये किसको? कार्बोहाइड्रेट को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ देगा। नाम दे दिया मैंने यहां पर एमाइलेज। ये क्या करेगा? पॉलीसैकेराइड को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ देगा। नाम मैंने दे दिया न्यूक्लियस। ये न्यूक्लिक एसिड के ऊपर काम करेगा, उसे छोटे छोटे पार्ट से आगे में तोड़ देगा। ठीक है, इस तरह से आप चाहो तो एस्टेज का नाम दे सकते हो। ये सारे जो एंजाइम हैं कौन से ग्रुप में आ रहे हैं? हाइड्रोलिसिस, जो किसको क्या नाम है बिलोंग करते हैं? हाइड्रोलिसिस क्लास को या हाइड्रोलिसिस वर्ग को। ठीक है, दूसरा हम यहां पर यह भी कह सकते हैं कि हाइड्रोलिसिस प्रकार के जो एंजाइम्स होते हैं इनकी ये विशेषता होती है कि ये छोटे छोटे अणुओं को जोड़कर बृहत अणु भी बना लेते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल्स भी बना सकते हैं। ठीक है, कैसे अणु? बृहत अणु। लेकिन उस समय क्या होगा? उनमें से जल के अणु मुक्त हो जाएंगे। यहां पर अभी मैंने क्या बताया था? जल के अणु जुड़ रहे थे। दूसरा मैंने अभी क्या बताया था कि हाइड्रोलिसिस प्रकार के ऐसे भी एंजाइम्स होते हैं जो क्या करते हैं, जो छोटे छोटे अणुओं को जोड़ करके मैक्रोमोलिक्यूल्स बना देते हैं। उस समय वहां से क्या होगा?
जल के अणु मुक्त हो जाएंगे। ठीक है, उस समय हमें अगर एग्जाम्पल देना है तो आप फ्यूमेरेज लिख सकते हो। कौन सा एंजाइम? फ्यूमरेज। या फिर दूसरा एनोलेज लिखा जा सकता है। कौन सा एंजाइम लिखा जा सकता है? एनोलेज। ठीक है, तो इसमें दोनों तरह का हो गया। हाइड्रोलिसिस में जल के अणु जब जुड़ रहे हैं तो ये सारे एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिए। जल के अणु जब निकल रहे हैं तो फ्यूमरेज है या फिर कौन सा है? एनोलेज एंजाइम है। ठीक है, ओके। अब देखिए नंबर 4 आता है। 4 नंबर में जो वर्ग आएगा, समूह आएगा या क्लास आएगी, उस क्लास को हम क्या नाम देंगे? उसको हम नाम दे रहे होते हैं लाइसेज, या इसको लाइजेज भी कहा जाता है। क्या कह रहे होते हैं? लाइजेज। ठीक है, ये वे एंजाइम होते हैं जो क्रियाधार में बिना जल अपघटन के सह संयोजक बंधों को तोड़कर किसका निष्कासन कर देते हैं? विशेष प्रकार के समूह निष्कासन करते हैं। किसका निष्कासन कर देते हैं? विशेष प्रकार के समूह का। अर्थात इस वर्ग में आने वाले जो एंजाइम्स हैं वो क्रियाधार में बिना जल अपघटन की क्रिया के ही उनके सह संयोजक बंधों को तोड़कर समूह निष्कासन करते हैं। उदाहरण में यहां पर आप नाम दे सकते हो एल्डोलेज का। किसका नाम दिया जा सकता है? एल्डोलेज। ठीक है, कौन से ग्रुप में आ जाएगा? लाइजेज में। ठीक है, इसके बाद नंबर 5 जिसको हम नाम दे रहे होते हैं आइसोमरेज। आइसोमरेजेस। ठीक है, चाहो तो इस तरह से भी लिख सकते हो आइसोमरेजेस। ठीक, इस समूह में जो एंजाइम्स आते हैं उन एंजाइम्स की विशेषता ये होती है कि वे किसी भी क्रियाधार को उसके समावयवी जिसको हम आइसोमर भी कह सकते हैं, अणु में परिवर्तित कर देते हैं। किसमें परिवर्तित कर देते हैं? अणु में परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, क्या बताया गया कि इस वर्ग में आने वाले जो एंजाइम्स होते हैं वो क्रियाधार या किसी भी सबस्ट्रेट को उसके समावयवी अणु में परिवर्तित कर देते हैं। अर्थात इस क्रियाधार से बनने वाला जो अणु होगा वो क्रियाधार के समान ही होगा। क्रियाधार में जो अवयव होंगे वही उसके किसमें अवयव होंगे? समावयवी में अवयव होंगे। वही कंपोनेंट जो क्रियाधार में है वो किसमें होंगे? समावयवी में होंगे या आइसोमर में होंगे। इसलिए नाम क्या रखा है इनका? आइसोमरेजिज। ठीक है, एग्जाम्पल यदि यहां पर देना है तो क्या लिख सकते हैं? एग्जाम्पल इसके लिए आता है फॉस्फो हेक्सो आइसोमरेज। ठीक है, क्या नाम है एग्जाम्पल? फॉस्फो हेक्सो आइसोमरेज। ये एंजाइम क्या करेगा? किसी भी क्रियाधार को उसके समावयवी अणु में परिवर्तित कर देगा। जैसे सपोज करिए मैं यहां पर एक एग्जांपल देता हूं आपको, ग्लूकोज। ठीक है, और इस ग्लूकोज के ऊपर हमने क्रिया किसकी करवा दी? फॉस्फो हेक्सो आइसोमरेज एंजाइम की। तो ये ग्लूकोज जो क्रियाधार है ये किसमें चेंज हो जाएगा? आइसोमर में। क्या बोलेंगे इसको? फ्रक्टोज
ठीक है। अब देखिए ये जो ग्लूकोज है ये भी क्या लिखा जाता है, C6H12O6, और हम फ्रक्टोज को भी क्या लिखेंगे, C6H12O6। अब देखिए ये इसका समाप्ति भी हुआ कि नहीं हुआ, इसमें जो कंपोनेंट है वही कंपोनेंट किसके अंदर आ रहे हैं, फ्रक्टोज के अंदर आ रहे हैं। तो ग्लूकोज का आइसोमर क्या होगा, फ्रक्टोज होगा। फ्रक्टोज किसका आइसोमर हो गया, ग्लूकोज का। ग्लूकोज को फॉस्फोहेक्सो आइसोमरेज एंजाइम ने किसमें बदल दिया, फ्रक्टोज में। अब देखिए कंपोनेंट वही है, लेकिन अगर हम इसकी संरचना देखें तो इसमें स्ट्रक्चरल चेंज हो सकता है। इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग होगा, इसका उससे थोड़ा सा अलग होगा, लेकिन कंपोनेंट सारे वही होंगे। इसको भी हम क्या बोलेंगे, C6H12O6, और इसको भी क्या बोलेंगे, C6H12O6। ठीक है, ओके, नोट कर लिया। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट जो लास्ट है उसका नाम क्या होना चाहिए, उसका नाम है लाइगेजेस, दैट इज लास्ट 6। मैंने बोला था कि एंजाइम्स कितने भागों में क्लासों में कन्वर्ट किए गए, एंजाइम्स आर क्लासिफाइड इनटू 6 ग्रुप्स बाय द एंजाइम कमीशन। ठीक है, तो यहां पर क्या नाम दे दोगे, लाइगेजेस, हिंदी में लाइगेजेस। ठीक, इस एंजाइम की विशेषता होती है, या इस वर्ग में जो एंजाइम्स आते हैं उनकी विशेषता होती है कि वो दो यौगिकों को या दो कंपाउंड्स को सहसंयोजक बंध द्वारा जोड़ देते हैं, उनको कंबाइन कर देते हैं। ठीक है, अर्थात दो कंपाउंड को जोड़ने के लिए जिन अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित किया जाता है उस एंजाइम का नाम क्या होता है, लाइगेजेस। ठीक है, अगर यहां पर एग्जांपल आपको देना है तो जैसे मैंने यहां पर एक एग्जांपल दिया आपको, पायरुवेट, डिहाइड्रोजिनेज या कार्बोक्सिलेज भी लिख सकते हो, कार्बोक्सिलेज। ठीक है, दूसरा यहां पर मैंने नाम दे दिया सिट्रेट सिंथेटेज, सिंथेटेज। ठीक, अब देखिए यहां पर मैंने अभी बताया था कि ये क्या कर रहे होते हैं, दो यौगिक या दो कंपाउंड को से संयोजक बंध द्वारा आपस में जोड़ देते हैं, जोड़ने वाली प्रक्रियाओं को उत्प्रेरित कर रहा है, इसलिए लाइगेजेस। ठीक है, यहां पर मैंने बताया पायरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम, पायरुवेट कार्बोक्सिलेज और सिट्रेट सिंथेटेज, ये दोनों एंजाइम क्रेब चक्र में भाग लेते हैं। जब यहां पर पायरुविक एसिड बन जाता है ग्लाइकोलिसिस में, तो उस पायरुविक एसिड को डिकार्बोक्सिलेज करके किसके द्वारा, पायरुवेट कार्बोक्सिलेज किससे जोड़ दिया जाता है, एसिटिल कोएंजाइम ए से, और उसके बाद वहां पर कौन सा एंजाइम काम करेगा, सिट्रेट सिंथेटेज, और फिर क्या बन जाएगा, सिट्रिक एसिड, और कार्बनिक वो क्या नाम है, क्रेब चक्र प्रारंभ हो जाएगा। इसका मतलब है ये दोनों के दोनों जो एंजाइम्स हैं ये किस में भाग ले रहे होते हैं, क्रेब चक्र में। क्या काम होता है इनका, दो कंपाउंड या यौगिकों को आपस में सहसंयोजक बंध द्वारा जोड़ देना। ठीक है, ओके, सभी के समझ में आ गया।